जी सर। ओके। देखिए कल जहां तक हम लोग पहुंच गए थे उसमें जो बढ़िया सवाल हमारे पास आया था। हो गए थे तो हो गए। अच्छा ठीक है। हमारे पास जो एक प्रॉपर्टी आई थी उसका मैं जिक्र कर रहा था। इस प्रॉपर्टी पर हमें विशेष ध्यान देना है। और वो ये था कि ax1 y1 प्लस bx2 y2 सी भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और दो है तो दो की बात कर रहा हूं फिलहाल मैं। ax1 प्लस bx2 स्क्वायर और अंडर रूट में ay1 और by2। तीन होगा तो तीन आ जाएगा, सी होगा तो यहाँ पर प्लस सी x3 और सी y3 स्क्वायर हो जाएगा। कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको पेपर में दो की जगह तीन वाला मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, उसके लिए भी हम तैयार हैं। इसे इलिप्सॉइड कहते हैं वैसे, तीन वाला अगर होता तो। दो में इलिप्स कहेंगे। सर्कल और स्पेयर अंतर है, सर्कल 2 डायमेंशन है, स्पेयर 3 डायमेंशन है। तो इस तरह से अगर मैं और आप देखें तो कुछ ये कंडीशन में सवाल दिया है। ये वाला फॉर्मूला यूज होना है। तो कल का जो हमारा न्यूमेरिकल था, मैं अगर आपको वो न्यूमेरिकल सामने से दिखाऊं, तो अगर आपने मेहनत करी होगी, प्रैक्टिस की होगी, तो जरूर किया होगा ये सवाल। ये वाला सवाल है एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल नंबर 7 में देखो दोनों कंडीशन आ गई, पावर 2 वाला भी आ गया, पावर 1 वाला भी आ गया। तो बढ़िया सवालों में से सवाल है ये। 7th। हो सकता है कल को यही न्यूमेरिकल आपका मान लो x1 x2 x3, और यहाँ पर x3 स्क्वायर आ जाए, यहाँ पर सपोज करो x3 लार्ज देन इक्वल, तो समझ लो एक साथ दो सवाल बन गए आप। बस ये है कि जहाँ एक कंडीशन प्रूफ कर रहे थे वहां दो कंडीशन प्रूफ करोगे। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती है वो आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। x1 y1 प्लस x2 y2 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट में x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अंडर रूट में y1 स्क्वायर प्लस y2। ये सवाल इसलिए स्पेशल है। और आप इस न्यूमेरिकल को देखोगे तो इसमें x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर के आगे 1 नहीं है। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का मैंने जो जिक्र किया उस पर ध्यान दीजिएगा। और काम वही है सर, हमें करना क्या है, पहले दो एलिमेंट लेने हैं। देख लो, दो एलिमेंट लेने हैं सर। इस जगह पर एक्स वाई करके हमने दो एलिमेंट लिए। लेने के बाद सर ये इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सेट के मेंबर है ये, इसलिए फुलफिल करेंगे। फिर इन दो पॉइंटों से लाइन सेगमेंट बनाया हमने, ये लाइन जरूर लिखिएगा। लाइन सेगमेंट बनाने के बाद इसको Z1 इसको Z2 ले लिया। अब ये Z1 Z2 2 डायमेंशन का तो हो गया, लेकिन इस शर्त का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो 3Z1 स्क्वायर और 2Z2 स्क्वायर लेके चलेंगे और लेस देन इक्वल टू 6 प्रूफ करेंगे। देख लें, अगली लाइन में 3Z1 स्क्वायर प्लस 2Z2 स्क्वायर लिया गया होगा। ये रहा देखो। और उसके बाद हमने जब स्क्वायर को ओपन किया, देखो ये वैल्यू तो लेस देन इक्वल टू 6 हो गई, ये वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू 6 हो गई, ये वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू 6 होगी, लेकिन इस फॉर्मूले के तहत। ये वो चीज है जो शायद हमारे टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट है। अरे हमने प्रैक्टिस कर ली तो वो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और इस पूरे की कैलकुलेशन जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 ही आने वाली है। कैलकुलेशन नीचे की गई है सर। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा। और वही हमें चाहिए था कि 3Z1 स्क्वायर प्लस 2Z2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6, दैट्स ऑल। और इतना आते ही Z1 Z2, मतलब जो Z बराबर है वो भी हमारे सेट में लाई करता है, और बाय डेफिनेशन S इज अ कॉन्वेक्स सेट। और क्वेश्चन खत्म। कर पाएंगे? जी। यस सर। ओके। अब देखिए, न्यूमेरिकल जितने हैं सारे करिए। अब ये एक न्यूमेरिकल 2019 में पता नहीं कहां से टपक गया, और क्यों टपक गया, दे दिया गलती से, जो भी कह लो। उस टाइम कोरोना नहीं था। लेकिन a hyperplane is given by the equation, find in which half space the following point lie।
तो करना कुछ नहीं है सर, इन पॉइंटों को रखना है 8 के बराबर अगर आ गए तो आपके लिए हाइपरप्लेन, अदरवाइज लेस देन लार्ज देन आता है तो ओपन हाफ स्पेस में चले जाओगे आप। और देखो करा क्या हमने फर्स्ट पॉइंट रखा -6172 जो कि लार्ज देन 8 आया, तो ये अपने आप में ओपन हाफ स्पेस हो गया। और दूसरा भी करा हमने 1 2 -4 वो लेस देन 8 आया, ये भी ओपन हाफ स्पेस है। तो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान न्यूमेरिकल है, पेपर में आया हुआ है, इसलिए आपको मैंने ये करा दिया, ध्यान रखिएगा। फिर सर जब ये न्यूमेरिकल आया तो मुझे लगा कुछ नया भी आ सकता है, पर आने के चांस है नहीं। इंटरसेक्शन तो होता है दो कॉन्वेक्स सेट का कॉन्वेक्स सेट, लेकिन यूनियन जो है वो जरूरी नहीं है कि दो कॉन्वेक्स सेट का कॉन्वेक्स हो भी सकता है और नहीं भी। उसके लिए मैंने एग्जांपल दिया है यस का भी और नो का भी। तो आपको बस ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, मतलब अगर कर सकते हो तो जरूर करिएगा, मेरी सलाह है जरूर करिएगा अगर कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते हैं तो बात अलग। जैसे अब ये कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता था, नोट्स में छपा हुआ अगर आप ध्यान से देखें कि S1 S2 दो नॉन एम्प्टी कॉन्वेक्स सेट है, नोट करना कॉन्वेक्स सेट है, और S जो है वो सेट है इस प्रकार के एलिमेंटों का, मतलब S के अंदर जो भी एलिमेंट लाई करेगा वो इस प्रकार का होगा, फर्स्ट माइनस सेकंड, जिसमें पहला जो है S1 का मेंबर होगा और दूसरा जो है S2 का मेंबर। तो कह रहा प्रूफ करो कि कॉन्वेक्स सेट है। मुझे ये सवाल इसलिए अच्छा लगा क्योंकि हो सकता है कॉन्वेक्स सेट अगर प्रूफ करने को आ गया, संभव है इस सवाल। मैं अगर इस न्यूमेरिकल को आपके सामने रखूं, देखो ऐसा न्यूमेरिकल है ये, पेपर में नहीं आया हुआ। सबसे पहले सर लेट एस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू x1 माइनस x2 वेयर x1 बिलोंग टू s1 and x2 belong to s2, here s1 s2 are convex sets, ये आर कॉन्वेक्स सेट्स। अब हमें प्रूफ करना है, हमें शो करना है सर S इज ऑल्सो अ कॉन्वेक्स सेट। हमें ये प्रूफ करना है कि साबित करो कि S जो होगा वो भी कॉन्वेक्स सेट होगा। तो कैसे प्रूफ किया जाए सर? तो वही बात, फिर दो पॉइंट लेंगे, हम कहेंगे लेट x, y बिलोंग टू S वेयर x इज इक्वल टू x1 माइनस x2 एंड y इज इक्वल टू y1 माइनस y2, जहां पर x1 y1 s1 के मेंबर हैं और x2 y2 s2 के मेंबर। क्लियर रहेगा। अब साबित करना है कि इनका लाइन सेगमेंट, तो आपने क्या किया सर, लेट z इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y, जहां पर लैम्डा 0 1 के बीच है, और x की वैल्यू आपने लिखी x1 माइनस x2 और y की वैल्यू लिखी आपने y1 माइनस y2, और आपने इस जगह पर गौर करें लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y1 ये अलग किया, और लैम्डा x2 1 माइनस लैम्डा y2 ये अलग किया, जो कि हर हाल में S में लाई करता है। कोई कहे क्यों लाई करेगा भाई, पहली बात तो देखो, चलो इसको ऐसा ना करके हम ऐसा लिख देते हैं Z1 माइनस Z2, ये लिख दिया हमने। इक्वेशन नंबर 3 डाल देता हूं, जहां पर Z1 लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा y1 है, और जहां पर Z2 लैम्डा x2 1 माइनस लैम्डा y2। अब ये चीज S में कैसे लाई करेगी? पहली बात तो दो टर्म का माइनस हो और वो टर्म में से पहला बंदा S1 का हो दूसरा बंदा S2 का हो, तो बस
चूंकि S1, S2 इज अ कॉन्वेक्स सेट्स हैं, देन X1, Y1 अगर S1 में लाई करता है तो लैम्डा X1 1 माइनस लैम्डा Y1 भी S1 में लाई करेगा, और X2, Y2 S2 में लाई करता है तो लैम्डा X2 1 माइनस लैम्डा Y2 ये भी S2 में लाई करेगा। इसका मतलब है सर ये S1 का मेंबर है और ये S2 का मेंबर है, इस बेस पर ये बिलोंग टू S हो जाएगा, क्योंकि S के अंदर जो भी एलिमेंट रहेगा वो इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें पहले वाला S1 का, दूसरे वाला S2 का, और दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। और ये हो गया सर S इज अ कॉन्वेक्स सेट। ये सवाल अगर किसी की निगाह में पड़ जाए ना, ये बड़ा सरप्राइजिंग सवाल है कॉन्वेक्स सेट का ही, लेकिन हमारी और आपके किए हुए सवालों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। कर सर पाओगे? एक मिनट हल्का सा बैक कर दीजिए। यस सर, एक मिनट बैक कर दीजिए। सर सेकंड लास्ट वाला, ये वाला लिख लिया ना। सर वो वाला पेज जहाँ S1 एंड S2 इज अ कॉन्वेक्स सेट, देन बस यही वाला। ठीक है, हो गया सर। अब इस क्वेश्चन को मैं बहुत हाईली रेट इसलिए करता हूँ क्योंकि ये लोगों की निगाह में नहीं है, और इसके लास्ट में कहा गया है डज नॉट कंटेन द ओरिजिन, मतलब जीरो जो है वो एस में लाई नहीं करता, ये साबित करना। तो गौर करें, मान लिया कि जीरो एस में लाई करता है, तो x1 माइनस x2 जीरो के बराबर, मतलब x1 बराबर x2, मतलब S1 का एलिमेंट S2 के एलिमेंट के बराबर आ रहा है, इसका मतलब S1 S2 में कॉमन आ रहा है, नॉट इक्वल टू 5। तो ये संभव नहीं है, बिकॉज न्यूमेरिकल में शायद मिसिंग हो गया। S1 S2 आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स, और जो डिसजॉइंट होते हैं उनका इंटरसेक्शन ऑलवेज 5 होता है, इसलिए जीरो एस में लाई नहीं करेगा। ये एक लास्ट पार्ट है जो इसमें आपको करना है। तो मैं जरूर कहूंगा कि ये सवाल करें, क्योंकि जो नॉर्मली नॉर्मल सवाल है वो तो सभी कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप इनको जरूर करें। कुछ अलग फ्लेवर के सवाल हैं। ये लिखा है देखो, जीरो नॉट बिलोंग टू एस आपको प्रूव करना है। हमने जीरो मान लिया एस में, इसका मतलब दो टर्म का डिफरेंस कोई ना कोई जीरो के इक्वल होगा। x1 बराबर x2 होगा, x1 S1 का मेंबर है, x2 S2 का मेंबर है, इसका मतलब x1 x2 जो है कॉमन हो गए, बराबर हो गए, तो S1 इंटरसेक्शन S2 में लाई करेंगे, और S1 इंटरसेक्शन S2 जो है अगर एलिमेंट कॉमन निकल रहा है तो नॉट इक्वल टू पाई है, इट इज कंट्राडिक्शन, बिकॉज S1 S2 आर गिवन टू बी डिसजॉइंट, हेंस जीरो नॉट बिलोंग टू S। ये हमें वेरीफाई करना, कर पाएंगे? यस सर। ओके। अब सर लगभग लगभग सवाल खत्म हो गए, कॉन्वेक्स खत्म हो गया, फिर भी कुछ बच्चे कुछ मैंने अभी भी जिंदा रखे हुए हैं। जैसे लिखा है फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट, एक सर्कल दे रखा है देखो, और एक मैंने आपको दो लाइनें दे गिवन है। अब ये सर्कल को ध्यान से देखो, तो लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब ये है इसका रीजन। तो इसका एक्सट्रीम पॉइंट ना इसकी पूरी की पूरी ये बाउंड्री है, तो कहीं पर कट तो है नहीं। लिखा है देखो, है एस रिप्रेजेंट द बाउंड्री एंड इंटीरियर ऑफ द सर्कल with center 0 0 radius 5, every point on its circumference is an extreme point। और मॉड x लेस देन इक्वल टू 1, तो देखो ऐसा हो जाएगा, x बराबर 1 की लाइन ये है, x बराबर -1 की लाइन ये है,
y बराबर 1 की लाइन ये है, y बराबर -1 की लाइन ये है कॉमन, जिसमें ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट 1 1 -1 1 -1 -1, और यहां पर अगर आप जाएंगे तो आपके लिए है -1 सॉरी 1 -1। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब बाउंड्री में मौजूद वो पॉइंट जहां पर कट हो रहा हो। तो अगेन ये सवाल कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं थे, लेकिन थोड़े से अलग दिखे, सो आपको यहाँ छाप दिए गए। हो पाएगा इतना काम? यस सर। देखिए अब आपने और मैंने क्या क्या कर लिया, डेफिनेशन कर लिया सर, वो फिजिबल के सवाल कर लिए सर, फिर सर हमने और आपने ग्राफ कर लिया सर, फिर आपने और मैंने कॉन्वेक्स कर लिया सर। एक फॉर्मुलेशन है, जब आप मिलोगे तभी होगा, ये मैं आपको भी भेजा नहीं है। ये इतना काम आपका पहला मुझे लगता है सेशनल में है। फॉर्मुलेशन नहीं भी करोगे तो भी कॉन्वेक्स और ग्राफ आपका बेड़ा पार करना है। अब हम शुरू होते हैं सर सिंप्लेक्स से। मैं थोड़ा आज समझाता हूँ, थोड़ा परसों समझाऊंगा, परसों भी समझाऊंगा, फिर जिस दिन हम शुक्रवार को बैच में मिलेंगे तब हम दोबारा से सिंप्लेक्स की चर्चा। जैसे वंशिका जी ने कहा कि उनकी मैडम ने क्लास में 3 पेज का एल्गो लिखवा दिया, लिखाए जा रहे सिंप्लेक्स मेथड। सर हम एल्गो लिखेंगे ही नहीं, पहले हम सबसे पहले एक सवाल रखकर किंतु परंतु से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे पहले टॉपिक को समझेंगे। अब सिंप्लेक्स में क्या होता है, कोई कैसा सिंप्लेक्स में और ग्राफ में क्या अंतर? दोनों में अंतर ये है सर कि ग्राफ में सिर्फ 2 वेरिएबल में काम हो सकता है, सिंप्लेक्स में 2 से ज्यादा में काम हो सकता है। नंबर 1, ग्राफ में क्या होता है, हम हर सॉल्यूशन को फाइंड करके उनमें से एक सॉल्यूशन पुटिंग करके निकालते हैं। सिंप्लेक्स में क्या होता है, हर टेबल में एक सॉल्यूशन निकलता है, निकलता हम ऑटोमेटिकली फाइनल आंसर की ओर लास्ट में पहुंच जाते हैं। मैक्स होगा तो मैक्स, मिन होगा तो मिन, फिल्टर कर देते हैं अपने क्वेश्चन को। ये अंतर आता है। तो आज की डेट में सिंप्लेक्स में करना और कराना जो काम होगा वो कैसा होगा, उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। पहले मैं आपको हल्की सी चर्चा में ले आऊं कि सिंप्लेक्स में न्यूमेरिकली काम क्या करते हैं। मान लो पेपर में आ गया सॉल्व, बहुत ध्यान देना, हो सकता है शुरू में समझने में दिक्कत आए, सवाल जब तक करोगे नहीं ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, और जब मिलेंगे तो डाउट अपने क्लियर कर सकते हो। सॉल्व द एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड। यस, सिंप्लेक्स मेथड। बिग एम भी सिंप्लेक्स ही होता है, 2 फेज भी सिंप्लेक्स ही होता है, लेकिन नाम से दिया हुआ है हमारी किताबों में। मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल दिया, मैक्स जेड इज इक्वल टू x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस 2 x2 लेस देन इक्वल टू 2 minus x1 plus x2 larger than equal to -1 and where x1 comma x2 larger than equal to 0। मैंने ये क्वेश्चन ले दिया और मैंने कहा सिंप्लेक्स सॉल्व करो, सिंप्लेक्स से इसको सॉल्व करो, तो ग्राफ नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा, सिंप्लेक्स से ही करना है। याद होगा मैंने एक जमाने में आपको सिखाया था स्टैंडर्ड एलपी, अगर याद हो, याद है क्या? उसमें सिखाया था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होना चाहिए वो मैक्स में होना चाहिए, मैक्सिमम। यहां मैक्सिमम है। अगर मिनिमम होता तो मैं -1 से जितना मैं समझाने में समय लूंगा 10 मिनट 5 मिनट, जब न्यूमेरिकल करने बैठते हैं तो मात्र ये सारी बातें 1 मिनट में हो जाती, 2 मिनट में या 1 मिनट में, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है यहाँ मैक्स है तो कुछ भी यहाँ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर यहाँ मिन होता, फॉर एग्जाम्पल ये मिन जेड बराबर होता x1 प्लस x2, तो मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करता और जेड की जगह जेड स्टार लिखता, -x1 -x2, जहां पर जेड स्टार का मतलब -z होता। मैं इसमें कन्वर्ट जरूर करता है इसको,
अगर मीन होता तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन मैक्स ऑलवेज, कोई कहे ऑलवेज ना हुआ तो नीचे वाला काम करना है। इफ मिनिमम देन मल्टीप्लाई बाय -1, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको मैक्स में कन्वर्ट करेंगे तभी चलेंगे। नंबर दूसरी बात, जितने भी वेरिएबल हैं वो लार्जर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। यहां पर जो दिख रहा है, अगर कोई वेरिएबल यहां नहीं छपा है या लिखा है अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, तो एक ही बात है, यदि xi इज अनरेस्ट्रिक्टेड तो सबसे पहला काम है उस वेरिएबल के बदले ये चीज रखना, ध्यान रखें। पर सिंप्लेक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये बिग एम और टू फेस में मिलेगा। लेकिन हम बात करके रखें, हमने तो जितने सवाल देखे उनके आधार पे कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है हो जाए, तो हो जाएगा तो ये काम कर देंगे। अगर मान लो x1 लार्जर देन इक्वल टू 0 लिखा है और लिख दे कि x2 इज अनरेस्ट्रिक्टेड, तो सबसे पहला काम है x2 बराबर x2 डैश माइनस x2 डबल डैश पूरी एलपीपी में रखना है जहां जहां है, और बाद में जहां पर x2 छपा है उसकी जगह पर x2 डैश x2 डबल डैश लार्जर देन इक्वल टू 0 लिखें। अगर ऐसा होता है तो ये कंफर्म है। ओके, तीसरी चीज, ये जो बराबर में b दिख रहा है ये ऑलवेज लार्जर देन इक्वल RHS टू of constant। जी, लेकिन ये माइनस में है सर, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे प्लस करेंगे और ये ऐसा हो जाएगा। मतलब आपकी और मेरी एलपीपी अब ये बन चुकी है, मैक्स जेड इज इक्वल टू x1 प्लस x2, सब्जेक्ट टू में आप जाओगे तो x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 2, और दूसरा है सर x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 1, और वेयर है सर x1 x2 लेस देन इक्वल टू 0। तो कोई कहे सर क्या स्टैंडर्ड आ गया क्या? अभी भी नहीं आया। सबसे पहला काम होता है इन इक्वेशंस को देखो, अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी ओके है, अब आपके लिए बी सारे पॉजिटिव हो चुके हैं, सारे वेरिएबल लार्जर देन इक्वल टू 0 है, और इसे सोचने या करने के लिए मात्र 30 सेकंड लगते हैं। समझाने में समय लगता है शुरू शुरू में, जब न्यूमेरिकल करने बैठे हो तो किसी को समझाना नहीं है, कुछ नहीं है, समझ में आता है, बस लिखोगे आप, स्पीड बनानी है। तो हमने सबसे पहला काम है एलपीपी लिख लिया, अब हमारा काम होता है इनको इक्वल में कन्वर्ट करना। याद करो हमने सिखाया था स्लैक वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल ये ऐसा, जब कोई इक्वेशन लेस देन इक्वल टू होती है तो उसको इक्वल में करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल ऐड कर दो, उस वेरिएबल को स्लैक वेरिएबल कहते हैं उस वेरिएबल को। तो सब्जेक्ट टू में क्या करने वाले हैं सर हम, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, और x1 माइनस x2 प्लस x4 इज इक्वल टू 1, और नीचे लिखेंगे सर वेयर x1 x2 x3 x4 लार्जर इक्वल टू 0, और ऊपर लिखेंगे सर मैक्स जेड इज इक्वल टू x1 प्लस x2 0 x3 0 x4। ये है सर स्टैंडर्ड एलपीपी, ये है सर। तो इतना इसे बनाने में मैं नहीं समझता 1 या 1.5 मिनट से ऊपर का समय लगता हो लैंग्वेज के साथ। कंफर्म है सर इतनी बात? स्लैक वेरिएबल जो होते हैं जेड के अंदर उनके कोफिशिएंट 0 होते हैं, चाहो तो आप लिख सकते वेयर x3 एंड x4 आर स्लैक वेरिएबल्स, ये लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, हो पाएगा।
जी यस। ओके। अब देखिए थोड़ा समझिएगा, हमने ये बात कहीं डेफिनेशन में तो कहीं नहीं कही, लेकिन अब जो कहने जा रहा हूं मैं कि स्लैक लगाने से फायदा क्या हुआ। हम ऐसे निकालते, देखो जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हें बोलते हैं सीजे, या सी कह लो आप, कॉस्ट वेक्टर 1 1 0 0, मतलब C1 C2 C3 C4, ये ऐसा जो आपके पास लिखा दिख रहा होगा वो वैल्यू ये है कि हमारे पास और आपके पास सी आ गया। ओके, फिर जो दिख रहा होगा आपको ये हिस्सा, ये ए होता है 1 1 2 -1 1 0 0 1। और ध्यान से देखो ए के अंदर एक चीज दिख रही है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा होगा, ये होता है सिलेक्ट लगाने से फायदा। और जब तक ए के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी कोई भी सवाल चलेगा ही नहीं। इसे बोलते हैं बेसिस मैट्रिक्स, और बिना बेस के काम नहीं होगा। इसे कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 0 1, और इस बी को हमेशा ऑर्डर में लिखना है 1 0 0 1। कभी कभी आगे पीछे भी होते हैं, 0 1 पहले हो 1 0 बाद में हो, लेकिन बी हमेशा जब भी लिखोगे ऑर्डर में ही लिखोगे, कैपिटल बी। फिर स्मॉल बी होता है सर, स्मॉल बी है बराबर में 2 1। और ध्यान रखना ऑल एंट्रीज आर नॉन नेगेटिव, या तो जीरो होंगी या पॉजिटिव होंगी, लेकिन कभी भी भूल कर भी बी में नेगेटिव नहीं लेके चलना है। ये कैपिटल ए आ गया, कैपिटल बी आ गया, स्मॉल बी आ गया। फिर जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो सर एक्स बी निकालना पड़ता है। एक्स बी का फॉर्मूला होता है बी इनवर्स बी। फर्स्ट टाइम तो ध्यान रखो बी इनवर्स बी जो है वो बी के बराबर ही आता है, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि शुरू में तो वो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके वही आता। एक सर सी बी होता है टेबल में। सी बी क्या होता है सर, ध्यान देना मेरी लैंग्वेज पे। उन एलिमेंटों के कोफिशिएंट, जेड के अंदर उन एलिमेंटों के कोफिशिएंट, ये है जेड, जो आइडेंटिटी बना रहे हैं। कौन बना रहा है आइडेंटिटी, x3 बना रहा है, x4 बना रहा है। x3 का कोफिशिएंट 0 है, x4 का 0 है, तो सी बी यहां लिखा जाएगा 0 0। तो सबसे पहले इतना काम कि पहले एक एलपीपी गिवन है, उसे स्टैंडर्ड एलपीपी में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद ये ए बी एक्स बी सी बी ये सब निकालने पड़ेंगे, ये फाइंड करने पड़ेंगे सर। और जब ये फाइंड कर लेंगे आप, तब जाके कहीं सवाल की शुरुआत होगी कि अब हम कहें कि भाई सवाल अब करो, अब शुरुआत करनी है। तो ये काम मात्र 1 मिनट में, 1.5 मिनट में हो जाना चाहिए। अब टेबल बनती है, तो टेबल कैसे बनती है सर, शुरू शुरू में अजीब लगता है, बाद में तो फिर टेबल, अब कई लोग कई तरीके से बनाते हैं, जिसने जिस बुक से पढ़ा होगा वो वैसे बनाने लग जाता है। हम फिलहाल यहाँ लिखते हैं बेसिक वेरिएबल, फिर लिखते हैं सी बी, फिर लिखते हैं एक्स बी, फिर लिखते हैं x1, कैपिटल लिखना है, x3 x4, और यहाँ लिखते हैं मिनिमम रेशो xb अपॉन xk लार्जर देन 0। और यहाँ लिखते हैं C1 C2 C3 C4, इसे हम CJ से लिखते हैं। C1 की वैल्यू हमारे न्यूमेरिकल में 1 थी, C2 की वैल्यू 1 थी, C3 की 0 थी, C4 की 0, ऐसे लिखते हैं। बेसिक वेरिएबल का मतलब होता है जो आइडेंटिटी बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं, x3 और x4। और ध्यान रखें ये बना रहे हैं। इसके बाद गौर करिएगा,
CB x3 x4 का z में गुणांक, और XB निकाला है आपने 2 1। ये शुरुआत है सर। इतनी बात समझ में आई या नहीं? जी, आ रही समझ में इतनी बात? ये सीवी कहाँ से लिया सर? मैंने बोला था सीबी का मतलब होता है जो एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं उनके गुणांक जेड में। जो एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं उनके कोफिशिएंट जेड में, यह है सीवी का मतलब। ठीक है जी, कंफर्म है? यस। तो मतलब हमारी शुरुआत ये है सर कि एक एलपीपी हमें गिवन होगी। सबसे पहले तुरंत फटाफट 30 सेकंड 40 सेकंड में उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ए बी सी सब निकाल कर ये टेबल रेडी करनी है। यहां तक पहुंचने में 1-1.5 मिनट से ऊपर का समय नहीं चाहिए, तुरंत होना चाहिए, और ये इतने में ही होगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। जल्दी जल्दी शुरू में करोगे तो टाइम लगता है, बाद में इतने में ही करोगे आप। सवाल अब शुरू होगा इसके आगे से, बहुत सारी चीजें निकलेंगी, वो मैं अभी नहीं बता रहा, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, कल तो नहीं, कल छुट्टी रहेगी। जेड बराबर निकलेगा यहाँ, और यहाँ जो जेड निकलता है, ध्यान देना, अगर मैक्सिमम वाला क्वेश्चन होगा तो हर टेबल में जेड बढ़ता जाएगा, और मिनिमम का सवाल होगा तो हर टेबल में जेड घटता जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली आपको फाइनल आंसर की ओर ले जाएंगे। यहाँ निकालेंगे डेल 1, यहाँ निकालेंगे डेल 2, यहाँ निकालेंगे डेल 3, यहाँ निकालेंगे डेल 4, ये निकालने पड़ते हैं। तो शुरू में तो बहुत सारा काम लगता है, कंफ्यूजन सर होती तो है। इसमें तो हम हर सर हाँ, हम्म, सर बोलो। तो इसमें तो हम हर क्वेश्चन को मैथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो बढ़ता ही रहेगा। हाँ, इसमें बढ़ता रहेगा जेड टेबल, लेकिन टेबल के जरिए जाना है, सिंप्लेक्स के जरिए जाना है। तो उसमें होता क्या है भाई, देखो आज की डेट में अगर मैं बात करूं मुकुल, तो हमारे लिए कोई कहे सोल्यूशन क्या है, तो आप कहोगे सर सोल्यूशन 0 0 2 1 है। देखो ये बेसिक है, x3 और x4 दिख रहा है, यहाँ लिखा है ना x3 x4। यस सर। जो उनके अलावा है वो कौन है, x1 x2, दिख रहा है? तो जो बेसिक हैं उनके अलावा जो यस होंगे सर। वो नॉन बेसिक होंगे। तो आज की डेट में अगर इस टेबल से कोई कहे कि आंसर बताओ फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, तो आप कहोगे 0 0 2 1। आप कहोगे 2 1 कहां से आया, तो सॉल्यूशन यहां निकलता है। इसीलिए कभी भी देखना एक्सबी की लाइन नेगेटिव नहीं होगी। जिस सवाल में भी नेगेटिव आ जाएगी आपकी सॉल्यूशन में करते वक्त, समझ लो कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई, क्योंकि फिजिबल है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां पर x3 का सॉल्यूशन 2 है, x4 का 1 है, और जो नहीं है उनका 0 है। तो देखो ये बेसिक है, ये नॉन बेसिक है। पहला फिजिबल सॉल्यूशन ये है जिससे z बराबर 0 आ रहा है। 0 इंटू 2, 0 इंटू 1 जोड़ो, 0 आ जाएगा। फिर जब अगली टेबल बनाएंगे तो जाहिर सी बात है भाई, अगली टेबल में क्या होगा, कोई और 2 जीरो होंगे, ऐसे तो होता है। एक बार भाई 1 2 को 0 किया, एक बार 1 3 को 0 किया, ऐसे करते हैं ना। जी, यस सर, बेसिक फिजिकल है ना। सॉल्यूशन निकालने हैं। तो अब हम क्या करेंगे सर, अब वहां तो हम ऐसा करते थे, लेकिन यहाँ वैसा नहीं करते। यहाँ क्या करते हैं हम, अब भाई इन दो बंदों की तो बात हो गई, अब नए सॉल्यूशन कैसे निकालें। इनमें से कोई एक बंदा मुकुल बाहर जाएगा, और इन दोनों में से कोई एक बंदा अंदर आएगा। नॉन बेसिक में से कोई एक अंदर आएगा। बच्चे कहते हैं सर
मेरा इनकमिंग भी वही आ रहा, मेरा आउटगोइंग भी वही आ रहा। तो ये बातें वो लोग करते हैं जिन लोगों को पता ही नहीं होता कि कॉन्सेप्ट क्या है। उन्हें तो खाली 2 सवाल कर रखे, बस चल रहा काम उनका। तो कन्फर्म है सर, x3 x4 में से एक बंदा सिस्टम से बाहर जाएगा और 1 2 में से एक बंदा सिस्टम के अंदर आएगा। उसको मैथ में बोलते हैं इनकमिंग वेक्टर, और बोलते हैं जाने वाले को बोलते हैं आउटगोइंग वेक्टर। तो पहले इनकमिंग चेक करते हैं, फिर आउटगोइंग चेक करते हैं, और फिर क्वेश्चन की शुरुआत होती है। तो वो डेल निकाल के पता लगेगा इनकमिंग क्या है। और जो आइडेंटिटी होता है उसका डेल हमेशा 0 होता है, 101%। कई बच्चों के 0 नहीं आते, ताज्जुब की बात है, उन्हें पता ही नहीं है गलती क्या कर रहे हो, डिस्कशन ही नहीं हो रहा। ध्यान रखना, जो बेसिक वेरिएबल होते हैं उनके डेल हमेशा 0 होते हैं, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है अगर आप सही काम कर रहे हो। खाली हमें इन दोनों के डेल देखने हैं। इन दोनों के डेल से तय होगा कि 1 और 2 में से कौन इनकमिंग है, कौन अंदर जाएगा, और उसके बाद हमें 3 और 4 में से तय करना है कौन बाहर जाएगा। तो अगली टेबल में 3, मान लो 3 बाहर गया और 1 अंदर आया, तो अगली टेबल में यहाँ x3 की जगह x1 छपा होगा, नीचे x4 छपा होगा। तो ये चीज हमें सीखनी है, जो मैं अभी नहीं बता रहा आपको। जब हम अगले टर्न में मिलेंगे परसों, तब मैं आपको एक न्यूमेरिकल के जरिए धीमे धीमे समझाऊंगा, और मुझे कम से कम समय देना, 3-4 दिन बाद ही समझ में आएगा। और 3-4 न्यूमेरिकल जब कर लोगे आप, मैं करा दूंगा, आप कर लोगे, तब जाके इस टॉपिक में आपका फ्लो बनेगा। तो एकदम से हथियार नहीं डालने, और एकदम से ये भी नहीं सीखना कि मुझे आ गया मैं कर लूंगा, मुझे क्यों नहीं आ रहा। समय दीजिएगा, जब तक ये अगला शनिवार ना आ जाए तब तक आप इस टॉपिक पर पेशेंस रखिएगा। ठीक है जी, मिलते हैं फिर परसों।